Good morning, dear students. I hope that all of you are fine and preparing well for your unit test examination. Actually, we have already begun with chapter number 1 of book number 2. And I hope that all of you have purchased your books. And there are certain changes in this book also, which I'll let you know through a video. But after a few days, I'm preparing a proper video for you. So I'll explain the deletion of chapter through that video. Fine. So till the time we are doing the chapters which are not deleted, which part is not deleted as well. And in this series we are doing chapter number 1. So under this chapter we have already studied few things. We have studied the two nation theory, which was given by Muhammad Ali Jinnah. According to this two nation theory, the country was divided on the basis of religion, and it was being considered that in India the people of two nationalities are living together. और ये theory किसने दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्होंने ये कहा था कि भारत में दो राष्ट्रीयताओं के लोग रहते हैं, हिंदू और मुसलमान, और मुसलमानों के लिए एक अलग से कंट्री डिमांड किया गया और उस कंट्री का नाम दिया गया पाकिस्तान. और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री था, इट वाज कॉल्ड इंडिया या भारत. लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात थी कि जो हिस्सा बटा वो सिर्फ ब्रिटिश इंडिया था. दैट ओनली ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड. बट इंडिया वाज ऑलरेडी इन इंडिया देयर वर ऑलरेडी टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स वर वर्किंग. वन वाज द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट and the another were princely states. So जो princely states थी, they were ruled by their princes. वहाँ के राजा जो थे वो रूल करते थे. और यही भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैक्सिमम जो princely स्टेट हैं वो इंडिया को ज्वाइन करें, इंडियन यूनियन को ज्वाइन करें. तो इसमें सरदार पटेल हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड ही पर्सनली मेट विद सो मैनी प्रिंस and compelled them or negotiated them to join the Indian Union. और dear students, as I told you earlier also, ये जो princely states थी, they were so many in number, more than 550. छोटी छोटी रियासतें थी और वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट राजा थे वो रूल करते थे. बट they were giving certain type of taxes to the British government. मतलब उन्होंने ब्रिटिश प्रोमाउंसी जो थी वो उसे एक्सेप्ट कर लिया था. लेकिन ये जो स्टेट्स थी वहाँ पर जो रूल था वो अंग्रेज़ी शासन का रूल नहीं चलता था. वहाँ पर देसी राजाओं के अपने निजी रूल चलते थे. तो आफ्टर द इंडियाज़ इंडिपेंडेंस इट वाज अ बिग क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन टू दीज प्रिंसली स्टेट्स. मतलब ऑटोमेटिकली द इंडियन पार्ट विल बिकम अ डेमोक्रेटिक. इट वाज रियली अ क्रिटिकल पॉइंट कि किस तरह राजा जो हैं वो अपनी रियासत छोड़ेंगे और अपने उस हिस्से को डेमोक्रेट या लोकतंत्र बनने देंगे. तो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन. कि एक्चुअली जो पार्टीशन था, आप सबको पता है कि इंडिया वाज डिवाइडेड, और डिवाइड तो एक कुछ क्षणों में हो गया. मतलब ये कहा गया कि 14-15 अगस्त की रात को भारत आज़ाद हो गया, लेकिन इट हैज़ सर्टेन बैड इफेक्ट्स ऑल्सो. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनल राइट्स. कि इस बैड इफेक्ट्स में सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आया? देयर वर मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. देश में धर्म के नाम पर दंगे हुए और दोनों तरफ रेफ्यूजीज की बाढ़ आ गई. द साइज ऑफ द माइनॉरिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर वॉज वेरी कंसिडरेबल. देयरफॉर द बंगाल एंड पंजाब बिकम द टू मेन थ्रेट्स टू द कम्युनल वॉरफेयर. There was a massive influx of refugees from across the border. Fighting, plundering, erosion, abduction of women had erupted all over the Punjab and Bengal, and to a lesser extent in many other parts of the country, especially Delhi, Bihar, Uttar Pradesh. Many women who had been abducted and raped committed suicide. तो दोनों तरफ किसकी बाढ़ आ गई? दंगों की बाढ़ आ गई. और जिसकी सबसे बड़ी जो विक्टिम थी वो कौन बनी? महिलाएं.
बहुत सारी औरतों का बलात्कार हुआ और उनमें से बहुत सारी औरतों ने आत्महत्या कर ली. The Sikh in northwest Punjab, the Muslim in east Punjab, and the present day Haryana and Hindus in East Bengal were the worst sufferers. The partition was not merely a division of country, it was the division of heart as well. बंटवारा बहुत खूनी रहा और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े. Lakhs of people were forced to leave the homes and to migrate across the new borders. The suffering of migration, men, women, and children could be best recognized only by those who themselves suffered violence and had to stay in refugee camps. यानी for lakh of the people, लाखों लोगों के लिए इंडिपेंडेंस मीन्स लाइफ इन रेफ्यूजी कैंप्स. आपने मिल्खा सिंह अगर मूवी देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि रेफ्यूजी कैंप्स में लोगों की ज़िंदगी क्या थी. द अनदर biggest consequence of partition was the partition of Bengal and Punjab. Mountbatten plan has proposed the partition of two provinces, Bengal and Punjab. In fact, this could not provide any acceptable solution for the communal problem because the size of non-Muslim minority both in East Punjab and East Bengal, which formed the part of Pakistan, was larger enough to leave them at the mercy of the Pak government. यानी ऐसे लोग थे पंजाब में भी और बंगाल में भी जिनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट की दया पर ही छोड़ना था और जो माइनॉरिटी थी वो वहाँ पर बहुत बड़े नंबर में थी. Moreover, the two havels of the Pakistan state, East Pakistan and West Pakistan, were separated by some 1100 kilometers and communication between the two parts dependent on the goodwill of India. पाकिस्तान बना ज़रूर लेकिन पाकिस्तान दो हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, which I have already explained you in the previous book. और इन दोनों के बीच में लगभग 1100 किलोमीटर का रास्ता था और ये रास्ता भारत को देना था. तो ऑफ कोर्स दोनों तरफ जो समस्या थी वो बहुत गंभीर थी. The another issue was the question of Northwest Frontier Province. मैंने आपको जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन समझा रही थी तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि खान अब्दुल गफ़ार खान, who was the leader of Northwest Frontier Province, he doesn't want that NWPF to be the part of Pakistan. वो उसको भारत के साथ ही रखना चाहते थे. In the Northwest Frontier Province, despite the opposition of Muslim League, the Congress government with Khan Sahab as the chief minister has been functioning still. Dr. Khan Sahib has and his brother Khan Abdul Ghaffar Khan, popularly known as Frontier Gandhi, were completely dissatisfied with the Mountbatten plan. In the NWPF, a referendum was held to decide the future of province. यानी इस क्षेत्र के फ्यूचर के बारे में एक रेफरेंडम का मतलब होता है पीपल्स वोट, पीपल्स कॉल, वो लिया गया. द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ NWPF, इन स्पाइट ऑफ देयर लॉयल्टी टू द कांग्रेस, ओवरवेलमिंगली वोटिंग फॉर पाकिस्तान. हालांकि खान अब्दुल गफ़ार खान वॉज वेरी क्लोज टू कांग्रेस, लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के फेवर में वोट किया. खान अब्दुल गफ़ार खान न्यू फुली वेल दैट द ब्लड वॉज थिकर देन द वाटर. Therefore, he was unwilling to accept the proposal of referendum. He was on record on saying that the Congress, by accepting the partition of India through the Khudai Khidmat Guards to the Walwards. Khan Abdul Ghaffar Khan remained firm in his support for the Gandhian ideals of non-violence and satyagrah. That is the reason why he was called the Frontier Gandhi. He had organized a volunteer brigade known as Khudai Khidmat Guards, means the servant of God, and decided not to be the part of Pakistan, but this couldn't happen and NWPF became the part of Pakistan.
the fourth main consequence of partition was the problem of princely states. There was also a problem related to the Indian states which occupied some 2/5 of the areas of India. The princely states were allowed to join either India or to Pakistan or to remain independent if they liked. As I taught you earlier also कि princely states को आज़ाद किया गया था. So the challenge for Indian government was to convince the princely state to sign the instrument of accession with the Indian government. और अब हमारे सामने मुख्य समस्या क्या थी, मैंने अभी बताया आपको. सरदार पटेल ने जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को कंपेल किया या समझौते किए ताकि वो भारत का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करें और भारतीय संघ के साथ शामिल हो. And through this we were able to cope up with the problem. Except this problem, there were some administrative and financial difficulties as well. What were the administrative difficulty? India's economic and administrative system and her transportation and postal system had been established on the basis of United India. ये बात आप जानते ही हैं कि भारत की सड़कें, भारत का पोस्टल सर्विस, भारत की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोर्स वो पूरे भारत के लिए बनी हुई थी. द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेलवे, द आर्मी, द पोस्टल एंड टेलीग्राफ सिस्टम gravely injured both the parts of India. Pakistan was comprised of some 40% of cotton growing and 85% of jute growing and 40% of wheat growing area, whereas most mills and factories which use these material were situated in India. I think I have made myself clear कि पाकिस्तान को जो हिस्सा मिला था, जो लैंड थी, उसमें 40% लैंड जो इंडिया में कॉटन बनती थी, कॉटन हम उगाते थे, जिसकी 40% पाकिस्तान में उगती थी. 85% जूट पाकिस्तान में उगती थी. 40% वीट ग्रोइंग एरिया पाकिस्तान के पास थे, लेकिन जो मिल्स थी और फैक्ट्रीज थी वो इंडिया के पास थी जो इस मटेरियल को यूज़ करती थी. सो दैट इज़ द रीज़न वाई द फर्स्ट 5-year प्लान accorded the highest priority to the agriculture and integration projects in India. और इसीलिए भारत ने अपने प्रथम जो उसका प्लानिंग था, योजनाएं थी, उसमें खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर जोर दिया. अब पार्टीशन भी हो गया, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? अनदर प्रॉब्लम, द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी. मैंने आपको अभी बताया कि दोनों तरफ माइनॉरिटी के लोग थे, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी. सो व्हाट वाज हैपन टू दीज माइनॉरिटी? द साइज ऑफ माइनॉरिटी बोथ इन पाकिस्तान एंड इंडिया was to remain very considerable. Muhammad Ali Jinnah, in his address to Pakistani Constituent Assembly, assured Hindus and Sikh and other religious minority that they would all be treated in the same way and would have the same rights as the Muslim had. But Pakistan functional rule found Jinnah message of tolerance too hard to swallow. यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू में कहा कि सबको बराबरी के अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ. क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइंड द कंट्री ऑन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. द हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज सेकेंड रेट सिटीजन्स. और जब उन्होंने अपना संविधान बनाया तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो संविधान था वो इस्लामिक आधारों पर बना. हिंदुओं को और सिखों को बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी. द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर वर ओपोज टू दिस सिचुएशन फॉर हिंदूज एंड इंडिया हैव एक्सेप्टेड एज ऑल यू नो. क्या बना भारत? अ सेक्युलर कंट्री. इंडिया ने प्लूरलिज्म को एक्सेप्ट किया और हम एक सेक्युलर कंट्री बने जिसने टॉलरेंस एंड ओपन माइंडेडनेस को बढ़ावा दिया. द लास्ट was the consequences of partition was
the work done by poets and writers. Different poets and writers have shown to the world that this country's division was the division of the heart, not of the people. So after the partition, there was another issue related to the integration of princely states. यानी भारतीय रियासतों के विलय के बारे में हमारे पास एक बड़ी समस्या थी. Actually, British India was divided into two, what were called the British Indian province and the princely state. The British Indian province was directly under the control of British government, as I told you earlier also. On the other hand, the several large and small states ruled by a prince. They were called the princely state, and they were enjoyed some form of control over the internal affairs as long as they accepted the British supremacy. This was called the Promontocy or the suzerainty to the British crown. Princely state covered 1/3 of the land area of British Indian Empire, and 1 out of 4 Indians were lived under the princely state. ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जो हिस्सा था, जो भारत था सॉरी, वो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था. तो प्रिंसली स्टेट्स जो थी, इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार किया हुआ था, लेकिन वो काफ़ी हद तक स्वतंत्र थी. अब प्रॉब्लम कहाँ थी? Just before independence, it was announced by the British that with the end of their rule over India, the Promontocy of British crown over the princely state would also lapse. यानी क्या माना गया कि अंग्रेज़ों का रूल भारत से ख़त्म होते ही जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी आज़ाद हो जाएंगी. This meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent. The British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished. यानी इन स्टेट के पास एक बहुत बड़ा चीज़ थी कि इनमें से अगर ये चाहें तो खुद को आज़ाद भी रख सकती थी. And this decision was not left to the people but to the princely rulers. यानी वो भारत के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे या आज़ाद रहेंगे, ये वहाँ के राजाओं को डिसाइड करना था. दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया. द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून. एकदम से जैसे ही देश आज़ाद हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ त्रवनकोर अनाउंस दैट स्टेट हैड डिसाइडेड एन इंडिपेंडेंस. इसके बाद जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि हैदराबाद रियासत जो है वो क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी. आफ्टर दैट भोपाल नवाब जो थे, भोपाल के नवाब, ही वॉज ऑल्सो एडवर्स टू ज्वाइन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली. So this response of ruler of princely state meant that after independence there was a real possibility that India would get further divided into a number of small countries. और जब इन तीनों ने अपने आप को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी, इसके बाद कश्मीर के राजा, उन्होंने भी डिसाइड किया कि कश्मीर विल रिमेन इंडिपेंडेंट, इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान. तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भारत ऐसा हो सकता था कि सिर्फ 2 टुकड़ों में ना बटे. ऐसा भी हो सकता था कि ये छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रीज बन जाए. एंड दिस वॉज अ स्ट्रेंज सिचुएशन. सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड एट यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी, इन मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट द गवर्नमेंट वर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर and rulers were unwilling to give democratic rights to their population. तो of course जो राजा हैं वो तो डेमोक्रेटिक वे में नहीं चलेंगे. और ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ये बात लोगों के दिमाग में थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंट्री विल रिमेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड डेमोक्रेट कंट्री. सो इट वॉज रियली अ बिग प्रॉब्लम. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट वॉज गवर्नमेंट्स अप्रोच?
इस मुद्दे पर सरकार का नज़रिया क्या था? एक्चुअली आफ्टर इंडिपेंडेंट जो गवर्नमेंट बनी थी, इट वाज नॉट इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट वाज जस्ट इंटरिम गवर्नमेंट। दिस इंटरिम गवर्नमेंट यानी ये चुनी हुई सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, ये एक छोटी सरकार बना ली थी जब तक कि भारत में इलेक्शंस नहीं होते। So this interim government took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different size. और ये जो भारतीय सरकार थी, इसने दृढ़ निश्चय लिया था कि भारत जो है वो और छोटे टुकड़ों में नहीं बटेगा। The Muslim League opposed the Indian National Congress and took the view that the state should be free to adopt any codes they liked. अब मुस्लिम लीग का व्यू यही था कि रियासतों को आज़ाद कर दिया जाना चाहिए जैसा वो चाहें। सरदार पटेल जो इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे ड्यूरिंग दिस क्रूशियल पीरियड, ही इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस he played a very historic role in negotiating with the rulers of princely state formally but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union. मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि सरदार पटेल ने इन रियासतों को बहुत कूटनीति के माध्यम से बहुत सारी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मना लिया था। इट मे लुक ईजी, अभी तो ये आसान लग रहा है, बट इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड अ स्किलफुल परस्यूशन। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ दैट देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टूडेज उड़ीसा, यानी आज का जो उड़ीसा है इसमें छोटी 26 रियासतें थी। जो सौराष्ट्र रीजन था ऑफ गुजरात, इट हैज़ 14 बिग स्टेट्स, 119 small states and numerous other different administrations। यानी जो उस वक्त सौराष्ट्र क्षेत्र कहा जाता था इसमें 14 बड़ी रियासतें थी और 119 छोटी। सो अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट वाज गवर्नमेंट्स अप्रोच, हमारी सरकार कैसे इन स्टेट्स को अपने तक ला पाई। द गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो बहुत क्लियर थी, 3 तरह की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही थी इन स्टेट्स को अपने साथ लाने के लिए। फर्स्ट, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। यानी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता था कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो सरकार को सपोर्ट करेगी, इंडियन गवर्नमेंट को, और सरकार ये मान ही रही थी कि इनका सपोर्ट उन्हें मिल जाएगा। सेकेंड, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन। यानी जो जिस शर्त पर भारत के साथ शामिल हुआ उसको उसी शर्त पे भारत के साथ शामिल कर लिया गया। सरकार का जो रवैया था वो बहुत फ्लेक्सिबल था। द आइडिया टू एकोमोडेट प्लूरलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ रीजन, एंड गवर्नमेंट वॉज क्वाइट फ्लेक्सिबल। इस मामले में भारत जो था वो विभिन्नताओं का देश है और गवर्नमेंट वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दिस। पाकिस्तान की तरह इंडिया वॉज नॉट डिक्लेयर्ड एज हिंदू कंट्री, रादर व्हाट वी हैव डन, वी हैव बिकम अ सेक्युलर country, and this shows that government was very flexible in adopting the princely state. Thirdly, in the backdrop of partition which brought into the focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of territorial boundaries of the nation had assumed the supreme importance. और तीसरी बड़ी बात, इंडियन गवर्नमेंट जो थी पार्टीशन के बाद इट्स मेन फोकस वाज ऑन डिमार्किंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट बंटवारे के इमीडिएट बाद जल्दी से जल्दी अपने कंट्री की टेरिटरी यानी सीमाएं डिसाइड करना चाहती थी। बिफोर 15 अगस्त 1947
peaceful negotiation had brought almost all states whose territory were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. यानी वो सब रियासतें जो भारतीय सीमाओं के साथ लगती थी, जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, वो सब भारतीय संघ के साथ शामिल हो गई. The rulers of most of the states signed a document which was called the Instrument of Accession. और इस सब के लिए क्या किया गया? एक समझौता पत्र साइन करवाया गया राजाओं से, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विच मेंट दैट देयर स्टेट एग्रीड टू बिकम द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, इट प्रूव्ड वेरी डिफिकल्ट देन दैट ऑफ रेस्ट. The issue of Junagadh was resolved after a plebiscite confirmed people desired to join India. जूनागढ़ को भारतीय संघ में तभी शामिल किया गया जब जूनागढ़ के लोगों से जनमत संग्रह करा लिया गया. इसके बाद कश्मीर को हम अलग से पढ़ेंगे. हैदराबाद एंड मणिपुर विल ऑल्सो बी स्टडीड later on in the separate topic. The issue of Hyderabad. Hyderabad, it was a largest of princely state, was surrounded entirely by Indian territory. हैदराबाद वो हिस्सा था जो भारतीय टेरिटरी से घिरा हुआ था. Some part of old Hyderabad state are today the part of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. और हैदराबाद के जो रूलर्स थे वो एक टाइटल कैरी करते थे विच वॉज नोन एज निज़ाम. यानी हैदराबाद के जो रूलर थे वो क्या कहलाते थे? निज़ाम. एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन. द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस टू हैदराबाद. और निज़ाम ने क्या डिसाइड किया कि वो हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस रखेंगे. इन जुलाई 1946 the peasants of Telangana region had risen in revolt against Nizam. और जब ये ऐसा चल ही रहा था तो तेलंगाना रीजन के जो लोग थे उन्होंने क्या किया? हैदराबाद के निज़ाम के विरुद्ध जो है वो अपनी जंग छेड़ दी, अपनी लड़ाई छेड़ दी. जबकि निज़ाम ने क्या किया था? उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था फॉर 1 year विद द इंडियन गवर्नमेंट. They wanted the distribution and follow the land to the agricultural labors. और जो तेलंगाना रीजन में जो बड़ी डिमांड थी वो चाहते थे कि जो जिस ज़मीन को जोत रहा है that would be given to them. The movement was led by Communist Party and Hyderabad Congress also took part in it. In November 1947 निज़ाम का समझौता था for standstill agreement with the Indian government. So अब problem शुरू हो गई and movement was started in the Hyderabad. The Nizam responded by unleashing a paramilitary force known as Razakars on the people. और जब विद्रोह शुरू ही हो गया तो निज़ाम ने क्या किया? अपनी एक आर्मी थी, उसके पास पर्सनल सेना थी जिसका नाम था रज़ाकार. उसने वो सेना लोगों के ऊपर छोड़ दी. द एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर ऑफ रज़ाकार हैड नो बाउंड्स. उन्होंने जो लोगों की तबाही मचाई, उनको मारा काटा, और ख़ासकर वो इस मामले में कम्युनल थे. यानी हिंदूज जो थे दे वर बीन टॉर्चर्ड, मर्डर्ड, women were maimed, raped and looted, targeting particularly the non-Muslims. The central government had to order the army to tackle the situation. हालात इतने ख़राब हो गए कि इंडियन गवर्नमेंट को आर्मी को ऑर्डर देना पड़ा इस सिचुएशन को संभालने के लिए. इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्सेस. और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इंडियन आर्मी हैव टू पार्टिसिपेट, और इंडियन आर्मी को लड़ाई लड़नी पड़ी. इंडिया ने एक अल्टीमेटम भी दिया था निज़ाम को टू एक्सेप्ट द इंडियाज टर्म्स एंड कंडीशन, अदरवाइज इंडियन गवर्नमेंट वुड टेक द एक्शन, बट ही हैज़ रिफ्यूज्ड.
Indian government took action on September 13 to December 18, and Nizam's forces surrendered to the commander of Indian Army. Qasim Razvi was arrested and his organization disbanded. The Nizam reconciled himself to the new situation and helped the government of India in restoring calm to the state. और जब उसकी आर्मी हार गई तो उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ समझौता करके स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काम किया. On January 26, 1950, हैदराबाद फॉर्मली एक्सेप्टेड टू द इंडियन यूनियन. और इसके बाद हैदराबाद जो था वो भारतीय संघ में शामिल हो गया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हैदराबाद. We'll study about Jammu Kashmir, we'll study about Manipur and so many other things in the next class. But student, on Wednesday you will be having your unit test. तो यूनिट टेस्ट के लिए तैयारी करिएगा. आपको 4 चैप्टर पहले प्रिपेयर करने के लिए दिए गए हैं विच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूनिट टेस्ट. कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि चैप्टर 3 जो है वो डिलीट हो गया. एक्चुअली इट इज़ नॉट properly deleted, while some parts of it were added in chapter number 2 और कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन है लेकिन वो भी हम डिलीटेड की तरह नहीं पढ़ेंगे बिकॉज अभी लेटेस्ट बुक्स हमारे हाथ में नहीं हैं. आई गॉट सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल कि कुछ हिस्से डिलीट हुए लेकिन एग्जैक्टली क्या डिलीट हुआ है, पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, रादर उसको चैप्टर 2 के साथ मर्ज किया गया है. ठीक है. सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड. आपको चारों चैप्टर प्रिपेयर करने हैं फॉर योर यूनिट टेस्ट. जैसे आपका मॉक टेस्ट हुआ था उसी के अकॉर्डिंग आपको लिंक सेंड किया जाएगा और उस आधार पर आप गूगल फॉर्म्स पे अपना टेस्ट देंगे. टेस्ट ओवर होने के बाद विदिन 5 मिनट्स आपको अपना टेस्ट आंसर जो है वो सबमिट करने हैं. देन आई विल क्लोज इट एंड यू विल नॉट बी एबल टू सबमिट इट. तो साथ साथ क्वेश्चन रीड करते जाइएगा, उसका आंसर मार्क करते जाइएगा. अगर कोई नहीं आता है तो बेशक राइट रॉन्ग कुछ भी आंसर मार्क करिएगा. सभी आंसर मार्क करने के बाद आप अपने लिंक पर सबमिट करेंगे एंड देन यू विल बी गेटिंग इट सबमिटेड. आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया है. आपको राइट या रॉन्ग आपको जो भी आते हैं आंसर आपको वो मार्क करने ही हैं. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट. बी प्रिपेयर्ड. थैंक यू.